स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अजय पाल यादव लेक्चरर में। प्यारे विद्यार्थियों, हम अध्याय 1 भारत का वैभवपूर्ण अतीत पढ़ रहे थे और इसके हम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है, जिनमें साहित्यिक स्रोत हैं, धार्मिक स्रोतों में साहित्यिक स्रोत, धर्मेतर स्रोत। आज हम यूनानी साहित्य और चीनी विवरण और वंशावलियों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनसे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। यूनानी साहित्य से भी भारतीय इतिहास की जानकारी हमें मिलती है और इसमें यूनानी लेखकों में टेसियस, हेरोडोटस, देखिए यूनानी लेखकों में टेसियस, हेरोडोटस, निरियाकस, एरिस्टोबुलस, आनोक्रिटस, एरियन, स्काइलैक्स प्रमुख हैं। ये लेखक हैं जिन्होंने भारत के बारे में लिखा और इनके विवरण से हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। एक अच्छा फैक्ट है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक, इनमें भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज एक ही है, मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? मेगास्थनीज ने लिखी थी। और ये मेगास्थनीज कौन था? ये मेगास्थनीज था सेल्यूकस का राजदूत। सेल्यूकस निकेटर शासक हुआ, उसका राजदूत था मेगास्थनीज। किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका नाम था। इस इंडिका से भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। यूनानी विवरणों से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन, कौन से? इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन, समाज, आर्थिक स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी हमें मिलती है। यूनानी साहित्य में टोलमी का भूगोल नामक पुस्तक, यूनान का लेखक था टोलमी, उसने कौन सी लिखी? भूगोल। प्लिनी दी एल्डर की नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखी? प्लिनी ने। एरिस्टोबुलस की हिस्ट्री ऑफ द वार किसने लिखी? एरिस्टोबुलस ने हिस्ट्री ऑफ द वार। स्ट्रैबो का भूगोल आदि विशेष उल्लेखनीय हैं, जिनसे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। तो भूगोल नामक पुस्तक टोलमी ने, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी ने, हिस्ट्री ऑफ द वार एरिस्टोबुलस ने और भूगोल स्ट्रैबो ने। ये पुस्तक और इनके राइटर भी याद रखने हैं, क्योंकि इनसे संबंधित एग्जाम में पूछे जाते हैं। पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी पुस्तक में बंदरगाहों व व्यापार का विस्तृत विवरण मिलता है। इसके लेखक अज्ञात हैं, किसी व्यक्ति ने लिखा था जो समुद्र की यात्राओं पे आए थे, और इनसे भी हमें बंदरगाहों और व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है। चीनी विवरण या चीनी जो लेखक आए, जो चीनी यात्री आए, उन्होंने भारत के बारे में लिखा, उनसे भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। तो चीनी विवरण में चीनी यात्रियों में फाहियान, सुंगयुन, हेनसांग, इत्सिंग का वृतांत महत्वपूर्ण है। और भी आए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण किन किन का है? फाहियान का, सुंगयुन, हेनसांग और इत्सिंग। देखिए इनके क्रम भी याद रखने हैं, कई बार क्रम से पूछे जाते हैं कि चीनी से आने वाले यात्रियों का सही क्रम कौन सा है। तो फाहियान, सुंगयुन, हेनसांग और इत्सिंग। फाहियान गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के समय 399 ईस्वी से 414 ईस्वी के मध्य भारत आया और इतने समय भारत में रहा। तो फाहियान
कब आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। चंद्रगुप्त द्वितीय का समय क्या था? 399 से 414 ईस्वी। ये बहुत बार पूछा गया है। फाहियान किसके समय भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इम्पोर्टेंट, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार हेनसांग को कहा जाता है। उसे नालंदा विश्वविद्यालय में किसने? हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। यात्रियों का राजकुमार किसको कहा जाता है? हेनसांग को कहा जाता है। हेनसांग किसके समय भारत आया? हर्षवर्धन के समय आया। हर्षवर्धन के समय आया। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक रहा और ये हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 से 644 ईस्वी तक भारत में आया। उसने अपनी पुस्तक सीयू की, हेनसांग ने पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का क्या नाम था? सीयू की में भारत के समकालीन इतिहास का वर्णन किया। दोनों याद रखने हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि फाहियान किसके समय आया। तो फाहियान आपको याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, और हेनसांग किसके समय आया? हर्षवर्धन के समय। हेनसांग में भी है आता है और हर्षवर्धन में भी है आता है। तो आपको ये याद रखने हैं कि हेनसांग है किसके समय आया? हर्षवर्धन के समय। फाहियान किसके समय आया? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। इत्सिंग ने 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 672 से 688 ईस्वी तक भारत का भ्रमण किया। इत्सिंग के विवरण से नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के साथ ही भारतीय संस्कृति व समाज की जानकारी हमें इत्सिंग के विवरण से मिलती है। तो ये चीनी यात्री थे जो भारत आए। इन्होंने भारत आकर भारत के बारे में लिखा और इनके विवरण से हमें उस समय के भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। फाहियान दोबारा से याद रखना चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, हेनसांग हर्षवर्धन के समय। तिब्बती वृत्तांत से भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। तिब्बती वृत्तांत में तारानाथ द्वारा रचित 2 ग्रंथ हैं, कंग्यूर व तंग्यूर। दोनों ग्रंथों से हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। तारानाथ ने लिखे। अरबी यात्री और भूगोलवेताओं ने भारत के संबंध में जानकारी दी और उनसे भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। अल मसूदी थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी मिडास ऑफ गोल्ड। याद रखना मिडास ऑफ गोल्ड किसने लिखी? अल मसूदी ने। में भारत का विवरण दिया है और लिखा है कि भारत का राज्य, किसने लिखा है ये? अल मसूदी ने लिखा है। किस में लिखा है? मिडास ऑफ गोल्ड में लिखा है कि भारत का राज्य स्थल व समुद्र दोनों पर था। स्थल पर भी था और समुद्र पर भी था। ये विवरण किसने दिया? अल मसूदी ने मिडास ऑफ गोल्ड में दिया। सिंध के इतिहास चचनामा एक ग्रंथ है, चचनामा में, तथा सुलेमान नवी की पुस्तक है सिलसिलात उल तवारीख। यह पुस्तक किसने लिखी? यह पुस्तक लिखी सुलेमान नवी ने। और इससे हमें पाल और प्रतिहार शासकों के बारे में, गुर्जर प्रतिहार और पाल शासकों के बारे में जानकारी हमें कौन सी पुस्तक से मिलती है? सिलसिलात उल तवारीख से। यह पुस्तक किसने लिखी? सुलेमान नवी ने लिखी। अरबी लेखकों में अल-बेरूनी की तारीख ए हिंद। अल-बेरूनी ने कौन सी लिखी? तारीख ए हिंद सबसे महत्वपूर्ण है
जिसने संस्कृत भाषा सीखी, एल्बेरोनी ने संस्कृत भाषा सीखी, वह मूल स्रोतों का अध्ययन करके भारतीय समाज व संस्कृति के बारे में बताया और उन्होंने पुस्तक लिखी थी कौन सी, तारीख ए हिंद। तो मिडास ऑफ गोल्ड किसकी पुस्तक है, मसूदी की। सिलासित उल तवारीख सुलेमान नवी की। तारीख ए हिंद अल बेरूनी की, जिनसे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। अब है इतिहास के स्रोत के रूप में वंशावलियाँ। देखिए वंशावलियों से भी, वंशावलियाँ क्या होती हैं कि किसी वंश के बारे में प्रारंभ से लेकर और अंत तक के या वर्तमान तक की जानकारी हमें किनसे मिलती है, वंशावलियों से मिलती है। और इनसे भी भारतीय इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। तो इतिहास के स्रोत के रूप में वंशावलियाँ। भारतीय इतिहास में वंश लेखन परंपरा का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। वंशावली लेखन परंपरा व्यक्ति के इतिहास को शुद्ध रूप से सहेज कर रखने की प्रणाली है। शुद्ध रूप से व्यक्ति के इतिहास को सहेज कर रखने की प्रणाली कौन सी है, वंशावली है। यह एक ऐसी परंपरा है जिसमें वंशावली लेखक हर जाति वर्ग के घर घर जाकर, वंशावली लिखने वाले लेखक सभी जातियों के वर्गों के घर घर जाकर प्रमुख लोगों की उपस्थिति में संक्षेप में, देखिए प्रमुख लोगों की उपस्थिति में संक्षेप में सृष्टि रचना से लेकर उसके पूर्वजों की ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक घटनाओं का वर्णन करते हुए उस व्यक्ति का वंश क्रम हस्तलिखित पोथियों में अंकित करते हैं। तो वंशावली लिखने वाले लेखक हर जाति वर्ग के घर घर जाते हैं, प्रमुख लोगों की उपस्थिति में ये लिखते हैं और फिर ये वंश परंपरा चलती रहती है। वंशावली के अध्ययन से हमें जानकारी मिलती है कि हमारे पूर्वज कौन थे। ये हमें किससे जानकारी मिलती है, वंशावलियों से मिलती है। वंशावली लेखकों में मुख्य रूप से बड़वा, जागा, रावजी, भाट, तीरथ और पुरोहित पंडित बारोट आदि प्रमुख हैं। ये लोग वंशावली लिखने का कार्य करते हैं, घर घर जाते हैं और वंशावली लिखते हैं। बड़वा, जागा, रावजी, भाट, तीरथ, पुरोहित, पंडित, बारोट आदि। ऐतिहासिक स्रोत की दृष्टि से वंशावली निम्नलिखित बिंदुओं की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। देखिए पुरोहितों द्वारा निर्मित वंशावलियाँ प्रमाणिक दस्तावेज न्यायिक साक्ष्य के रूप में मान्य हैं। यदि न्यायालय में भी कोई केस जाता है तो एविडेंस के रूप में वंशावलियों को मान्यता दी गई है। इसमें पारिवारिक संबंधों के विषय में कागज इत्यादि पर वर्णन किया जाता है। इसका उद्देश्य उनके सदैव रिकॉर्ड के रूप में रखने का होता है, वंशों को रिकॉर्ड के रूप में रखने का होता है। वर्णन में अक्षरों के साथ ही चिन्हों का प्रयोग भी ये वंशावली लेखक करते हैं। इस प्रकार निश्चित रूप से भैया या वंशावलियाँ एक न्यायिक दस्तावेज हैं। तो वंशावली एक न्यायिक दस्तावेज के रूप में, न्यायिक साक्ष्य के रूप में भी मान्य है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार वंशावलियाँ और बहियों इत्यादि को सुसंगत न्यायिक सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया है। न्यायिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है। न्यायिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है और इसका एक प्रमाण दिया गया है जगदीश प्रसाद बनाम श्रवण कुमार, AIR 2003 P&H। ये एक केस था। मामले में न्यायालय ने पंडों की बहियों में की गई प्रविष्टियों को साक्ष्य के रूप में ग्रहण माना है। ऐसे कई मामले हैं जिसमें वंशावलियों व बहियों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया। तो ये एक केस था जिसमें न्यायालय ने जो बहियाँ थी पंडों की, उनको साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया।
वंशावली लेखकों को लोक इतिहासकार भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि पुरातन एवं मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन में वंशावलियाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत रही हैं। हमारे पुरातन ग्रंथों पुराणों में भी जो इतिहास उपलब्ध है उसमें वंशावलियों का महत्वपूर्ण आधार रहा है और कई ऐतिहासिक घटनाओं के प्रमाण वंशावलियों से मिलते हैं। तो पुराणों का भी एक प्रमुख आधार क्या रहा है? वंशावलियाँ। वंशावलियों में देखिए, वंशावलियों में प्रत्येक जाति में प्रत्येक व्यक्ति के इतिहास का लेखन हुआ है। प्रत्येक जाति में प्रत्येक व्यक्ति का, और किसकी उपस्थिति में? मौजूदा या प्रमुख व्यक्तियों की उपस्थिति में। उनके वंशानुक्रम की जानकारी हमें वंशावलियों से मिलती है। वंश लेखकों ने जातीय सामाजिक इतिहास की भी जानकारी दी है। समाज जिन महापुरुषों को अपना आदर्श मानता है उनकी जानकारी भी हमें वंशावलियों से प्राप्त होती है। जैसे कोई भी आदर्श व्यक्ति है, भगवान राम है, कृष्ण है या अन्य महापुरुष हैं, तो उनकी जानकारी भी हमें किनसे मिल जाती है? वंशावलियों से मिल जाती है। वंशावली लेखन परंपरा की शुरुआत वैदिक ऋषियों द्वारा समाज को सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित करने की दृष्टि से की गई थी। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी वैदिक ऋषियों से। क्यों की गई थी? समाज को सुसंगठित करने के लिए और सुव्यवस्थित करने के लिए, जो हजारों वर्षों से आज भी अनवरत जारी है। वंशावली परंपरा के हस्तलिखित ग्रंथों से अनेक ऐतिहासिक पुरुषों का परिचय प्राप्त होता है। तो जितने भी व्यक्ति हैं, जातियां हैं, प्रत्येक जातियों के वंशावली लिखने वाले लेखक होते हैं और वो उनकी प्रारंभ से लेकर और आज या वर्तमान तक की वंशावली की जानकारी देते हैं। समाज के आर्थिक जीवन के विकास, लोगों के व्यवसाय आदि का उल्लेख भी वंश लेखकों द्वारा किया गया है कि समाज का आर्थिक जीवन कैसा है, विकास कैसा है, लोगों का व्यवसाय क्या है, जिनकी वो वंशावली लिखते हैं कि वो व्यक्ति क्या व्यवसाय करता है, ये सारी जानकारी भी वंशावली से मिलती है। वंशावली लेखक एक निश्चित समय तक व्यक्ति के आवास पर ही निवास करके इसका लेखन करता था, इसलिए इसमें यथार्थता भी दिखाई पड़ती है। जिसकी वंशावली लिख रहा है उसके निवास पे रहकर ही वो लिखता था और ये पीढ़ी दर पीढ़ी वंश परंपरा चलती रही और वो लेखक भी पीढ़ी दर पीढ़ी वंशावलियाँ लिखते रहे, जिससे हमें वर्तमान वंश के प्रारंभ से लेकर और वर्तमान तक की जानकारी हमें मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी परंपरा, संस्कृति, मूल निवास, विस्तार, वंश, कुलधारा, कुलाचार, गोत्र व पूर्वजों के नाम प्राप्त करने का सर्वाधिक और विश्वसनीय स्रोत क्या है? वंशावलियाँ हैं कि उसका वंश कौन सा है। जैसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, यदुवंशी, ये सारे वंश कौन सा है, उसका कुल क्या है, उसका कुलाचार क्या है, उसका गोत्र क्या है, उसके पूर्वज कौन कौन हैं, ये सारी जानकारी हमें किनसे मिलती है? वंशावलियों से मिलती है। वंशावलियों द्वारा धर्मप्रीत हिंदुओं को अपनी जड़ों का परिचय देकर आपसी विद्वेष को कम किया जा सकता है। इससे धार्मिक उन्माद और अलगाववाद को कम करके देश में सांप्रदायिक सहयोग और सद्भावना की भावना को बढ़ावा मिल सकता है। ये भी वंशावलियों से हो सकता है कि हम मूल में जाएं, तो मूल में जब जाते हैं तो सभी जातियां एक थी, सभी धर्म एक थे और इनसे क्या होगा? धार्मिक उन्माद और अलगाववाद को कम करके सांप्रदायिक सहयोग और सद्भावना को बढ़ावा मिल सकता है। पुराणों में जो 5 लक्षण बताए गए हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित, ये लक्षण बताए गए हैं। इनमें वंश रचना और वंशानुचरित है,
वंशानुचरित ये पुराणों के लक्षण हैं। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंत्राणि च वंशानुचरितम चैव पुराण पंचलक्षणाम। ये पुराणों के 5 लक्षण हैं, 5 विषय हैं। सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय के बाद दोबारा उत्पत्ति, वंश और मनवंतर या महाकाल, उसका वंशानुचरित, उसकी पूरी वंशावली लिखना, ये सारे पुराणों के लक्षण हैं। और इनमें भी वंशावली का वर्णन पुराणों में भी किया गया है। अर्थात 5 लक्षण कौन कौन से हैं? सृष्टि का सृजन, प्रलय का आगमन, वंशों की रचना, काल अवधि, मनवंतर गणना और वंश चरित्र की चर्चा करना, ये पुराणों के लक्षण हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वंशावलियों के माध्यम से हमें इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी मिलती है। और आज भी वंशावली लेखक घर घर जाकर इनका वाचन करते हैं। भाट हैं, चारण हैं, जोगी हैं, बड़वा हैं, रावजी हैं, ये सारे वंशावली की घर घर जाकर इनका वाचन करते हैं और बताते हैं कि आपके वंश के आपके पूर्वज कौन थे, आपका वंश कहाँ से शुरू होता है। ये पूरी जानकारी हमें वंशावलियों के माध्यम से मिलती है। अब आज के इस वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। प्रत्येक वीडियो के बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालते हैं जिससे आपको ये अंदाज़ा रहे कि आपने इस वीडियो में क्या सीखा है। यदि आप इन क्वेश्चनों के आंसर आसानी से देते हैं तो आपने कंसंट्रेट होकर अच्छे से वीडियो देखा है और आप इनके आंसर अच्छे से आसानी से दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? ये हमने 2-3 बार बताया था कि किसके समय मेगस्थनीज भारत आया था, किसका राजदूत था और इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी। हिस्ट्री ऑफ द वार पुस्तक के लेखक कौन थे? चीनी यात्री फाइयान किस गुप्त शासक के समय आया था? हेनसांग किस गुप्त शासक के समय आया था? यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मिडास ऑफ गोल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी? और वंशावली क्या है? और इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर रहा हूँ। और वंशावली क्या है एवं भारतीय इतिहास की जानकारी में वंशावलियों का क्या योगदान है, यह लघुत्रात्मक क्वेश्चन है। तो आप इन क्वेश्चनों के आंसर लिख के मेरे पास सेंड करना और मैं उनको फिर आपका रिव्यू दूंगा। आपने अगर अच्छे से वीडियो देखा है तो आप इनके आंसर अच्छे से लिख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। विकट परिस्थितियां चल रही हैं, स्कूल पता नहीं कब खुलेंगे, तो आप लगातार वीडियो देखते रहें, घर पर ही अपनी तैयारी करते रहें और अनवरत रूप से अपनी पढ़ाई जारी रखें। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपनी पढ़ाई जारी रखें और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाएगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वीडियो देख सकते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए धन्यवाद।